एक जर्जर खस्ताहाल गौशाला जो आज पूरी तरह से सरकारी अनुदानों पर निर्भर है और जिसे अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बोझ माना जाता है। बिल्कुल। क्या कोई सोच सकता है कि वो हर साल लगभग 23 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा सकती है, वो भी बिना किसी सरकारी सब्सिडी के? ये सच में हैरान करने वाला है ना? मतलब हमेशा से ये माना जाता रहा है कि हमारे समाज में कुछ काम केवल पुण्य और निस्वार्थ सेवा की भावना से किए जाते हैं। सही बात है। जब बात किसी बड़े आश्रय स्थल या पशु संरक्षण की आती है तो सारा जोर सिर्फ चंदा इकट्ठा करने पर होता है। हाँ, कोई व्यावसायिक रणनीति नहीं बनाई जाती, बस भावनाओं पर सब चलता रहता है। और देखिए, यही वो सबसे बड़ी वैचारिक बाधा है जिसने हमारे ग्रामीण बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ने से रोक रखा है। बिल्कुल। जब किसी विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ भावनाओं के आधार पर खड़ा किया जाता है और उसे चलाने के लिए कोई ठोस व्यावसायिक आधार नहीं होता तो उसका पतन तय है। एकदम सही कहा आपने। और आज हमारी इस गहन चर्चा में हमारा मुख्य उद्देश्य इसी बदलाव को समझना है। हाँ, क्योंकि आज हमारे पास जो स्रोत और केस स्टडीज हैं, वे इस दान मॉडल को पूरी तरह से खारिज करते हैं। बिल्कुल। हमारे सामने डेवलपिंग सस्टेनेबल गौशाला नाम का एक बहुत ही विस्तृत प्रेजेंटेशन है और ये एक बहुत ही अलग नजरिया पेश कर रहा है, धर्म और भावना से हटकर सीधे कॉर्पोरेट सप्लाई चेन की ओर। हाँ, ग्रामीण अर्थशास्त्र और एक सर्कुलर इकोनॉमी यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे भारत की पारंपरिक दान पर निर्भर रहने वाली इन संरचनाओं को एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और लाभदायक बिजनेस मॉडल में बदला जा सकता है। लेकिन समाधान की तरफ जाने से पहले वर्तमान व्यवस्था में जो भारी खामियां हैं, उन्हें समझना जरूरी है। हाँ, वो तो है। हमारे स्रोतों के अनुसार आज मनरेगा के तहत पंचायत स्तर पर बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाई जा रही है ना? जी बिल्कुल। इनमें से हर एक में लगभग 100 गायों को रखने की क्षमता होती है। 100 गायें? तो मतलब सरकार सिर्फ इमारत ही नहीं बना रही, बल्कि मजदूरों और चारे के लिए भी आर्थिक मदद दे रही है। हाँ, और उम्मीद ये की जाती है कि ये गौशालाएं समय के साथ खुद पैसा कमाना शुरू कर देंगी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ये है ना? कागज पर तो योजना एकदम आदर्श लगती है, लेकिन डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पिछले 2 सालों में बनी ज्यादातर गौशालाएं आज जर्जर हालत में हैं। ओह वाओ! वे या तो बंद हो चुकी हैं या फिर बहुत ही दयनीय स्थिति में काम कर रही हैं। तो इसका कारण क्या बताया गया है रिपोर्ट में? इसके पीछे के जो कारण हैं, वे पूरी तरह से ढांचागत और प्रबंधकीय हैं। सबसे पहली बात, वहाँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा। जो लोग इसे चला रहे हैं, उनके पास संसाधन प्रबंधन का कोई अनुभव नहीं है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे एक उदाहरण से देखें तो ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक शानदार हाईटेक फैक्ट्री खड़ी कर दी, महंगी मशीनें भी लगा दी। हाँ, लेकिन उसे चलाने के लिए कोई बिजनेस प्लान ही नहीं बनाया। सही कहा। मतलब फैक्ट्री चलाने वाले को पता ही नहीं है कि कच्चा माल कहाँ से आएगा, काम कैसे होगा और फाइनल प्रोडक्ट किसे बेचा जाएगा। यही सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ दान और कुछ महीनों की सरकारी सब्सिडी के भरोसे कैसे चल सकता है? आपके इस उदाहरण ने समस्या की जड़ को बिल्कुल सही पकड़ा है। एक गौशाला के मामले में सबसे बड़ा कच्चा माल गाय का कचरा होता है, यानी गोबर और गोमूत्र। हाँ, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। बिल्कुल। वर्तमान व्यवस्था में इस कचरे से पैसा कमाने की कोई योजना ही नहीं है। इसके अलावा जो अनुत्पादक गायें हैं, जो दूध नहीं दे रही हैं, हाँ, उन्हें लेकर बस ये मान लिया जाता है कि वे एक आर्थिक बोझ है। उनके रख रखाव के लिए हमेशा फंड्स की कमी का रोना रोया जाता है। तो जब तक कोई स्पष्ट रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं होगी, तब तक ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल। इससे यह साफ हो जाता है कि बीमारी गायों या उनके रख रखाव की नहीं है, बल्कि बीमारी मैनेजमेंट और बिजनेस स्ट्रैटेजी की है। एकदम सटीक बात कही आपने। और जब समस्या व्यावसायिक है तो उसका समाधान भी किसी व्यावसायिक संस्था के पास ही होना चाहिए। हाँ, और यही इस कहानी में एक नया समाधान प्रवेश करता है, किसान उत्पादक संगठन या जिसे हम एफपीओ कहते हैं। राइट। ये मॉडल पूरी चर्चा को एक नई दिशा में ले जाता है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि कैसे एक एफपीओ पूरे खेल के नियम ही बदल देता है। तो स्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं? हमारे स्रोत मध्य प्रदेश के देवास और बालाघाट क्षेत्र का एक बहुत ही व्यावहारिक केस स्टडी सामने रखते हैं। अच्छा, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में सीएल कहते हैं, नाम का एक एफपीओ है। ये एफपीओ स्थानीय प्रशासन के सामने एक सीधा सा प्रस्ताव रख रहा है कि जो गौशालाएं विफल हो चुकी हैं या घाटे में चल रही हैं, उनका प्रबंधन हमें सौंप दिया जाए।
मतलब वे पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। बिल्कुल। और उनका नजरिया सिर्फ उस चारदीवारी के अंदर कुछ जानवरों को पालने तक सीमित नहीं है। हाँ, मैंने पढ़ा था उन्होंने एक सामुदायिक गौपालन योजना का मॉडल पेश किया है जो मुझे सच में बहुत क्रांतिकारी लगा। क्रांतिकारी तो है। वे सीधे तौर पर ग्रामीण समुदाय को अपने व्यवसाय का हिस्सा बना रहे हैं। वो कैसे? वे आसपास के 5-7 गांवों के 200 युवाओं और महिलाओं को चुनेंगे। इन लोगों को 10-10 के 20 समूहों में बांटा जाएगा। हर सदस्य को दूध देने वाली 2 देसी गायें पालने के लिए दी जाएंगी या वो खुद की गाय रखेंगे। लेकिन बात सिर्फ गाय पालने की नहीं है ना? बात उस आर्थिक सुरक्षा की है जो एफपीओ उन्हें दे रहा है। यही इस योजना का सबसे मजबूत पहलू है। एफपीओ ने उस पारंपरिक शेल्टर या आश्रय की अवधारणा को खत्म करके उसे एक सप्लाई चेन में बदल दिया है। वाओ! उन 200 लोगों के लिए एफपीओ एक गारंटीड खरीदार बन जाता है। एफपीओ एक अनुबंध करता है कि ग्रामीण जो भी कच्चा माल पैदा करेंगे वो उसे एक तय कीमत पर खरीदेगा। ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या बाजार तक पहुंच न होने की ही होती है। बिल्कुल, जिसे एफपीओ ने यहाँ पूरी तरह से सुलझा लिया है। और इसके आर्थिक आंकड़े भी बहुत दिलचस्प है। मतलब एफपीओ किसानों से 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदेगा। हाँ, और वर्मी कंपोस्ट 4 रुपए प्रति किलो, गौमूत्र 10 रुपए प्रति लीटर और गोबर के लट्ठे 6.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदे जाएंगे। बिल्कुल। अगर इस पूरे गणित को जोड़ा जाए तो एक गौ पालक महीने का लगभग 17,000 रुपए आसानी से कमा सकता है। 17,000 रुपए एक गांव में बहुत बड़ी रकम होती है। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल ये आ रहा था कि एक गरीब ग्रामीण परिवार इन गायों को रोजाना अच्छा चारा कैसे खिलाएगा? चारा तो बहुत महंगा होता है आजकल। स्रोत ने इस व्यवहारिक चुनौती का भी जवाब दिया है। अच्छा, क्या है वो? देखिए, एफपीओ सिर्फ कच्चा माल खरीद नहीं रहा है, वो सप्लाई चेन में निवेश भी कर रहा है। वो इन गोपालकों को अपनी तरफ से रोजाना प्रति गाय 50 रुपए का उच्च गुणवत्ता वाला चारा मुफ्त में देगा। मुफ्त में? एक मिनट, अगर ये चारा किसान को खुद खरीदना पड़ता तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता। बिल्कुल। इसके अलावा एफपीओ बायोगैस यूनिट और शेड बनाने में भी तकनीकी मदद करेगा। ये तो पूरी तरह से एक कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा मॉडल लग रहा है ना? लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ किसी बड़े कॉर्पोरेट का मुनाफा बढ़ाना नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जीवंत करना है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अब तक हमने जो चर्चा की उससे तो ऐसा लगता है कि किसानों के लिए ये एक अचूक सौदा है। बिल्कुल है। एफपीओ उनसे महंगे दाम पर दूध, गोबर और गौमूत्र खरीद रहा है, मुफ्त में चारा भी दे रहा है। हाँ। लेकिन एफपीओ कोई दान करने वाली संस्था तो है नहीं, ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है। सही कहा। तो अगर वो इतने भारी पैमाने पर और इतनी अच्छी कीमत पर ये सब खरीद रहा है, तो वो खुद अपना मुनाफा कैसे कमाएगा? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और इसका जवाब कचरे के अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स ऑफ वेस्ट में छिपा है। कचरे का अर्थशास्त्र? हाँ। एफपीओ की असली कमाई कच्चा माल आगे बेचने से नहीं होगी, बल्कि वैल्यू एडिशन यानी मूल्यवर्धन से होगी। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जो दूध वे 50 रुपए लीटर के हिसाब से खरीद रहे हैं, वे उसे सीधे बाजार में पैकेट बंद करके नहीं बेचेंगे। तो क्या करेंगे? वे उस दूध की प्रोसेसिंग करके उसे हाई एंड प्रीमियम उत्पादों में बदलेंगे, जैसे A2 घी, मधु दूध, स्वर्ण दूध और हर्बल मसाला छाछ। ओह, तो मतलब वे सीधे प्रीमियम बाजार को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल। इन प्रीमियम उत्पादों का बाजार में दाम बहुत ज्यादा होता है, जिससे एफपीओ को एक बड़ा मार्जिन मिलता है। दूध से प्रीमियम उत्पाद बनाना तो समझ में आता है, इसका बाजार पहले से मौजूद है। लेकिन उन अनुत्पादक गायों का क्या जो दूध नहीं देती? उनका भी इंतजाम है, क्योंकि गौशालाओं में तो ऐसी गायों की संख्या सबसे ज्यादा होती है ना? हाँ, स्रोत बताता है कि उनके गोमूत्र को प्रोसेस करके फ्लोर क्लीनर यानी फर्श साफ करने वाला तरल, बायोपेस्टिसाइड्स और गोमूत्र अर्क बनाया जाएगा। और गोबर का उपयोग नाडेप या वर्मी कंपोस्ट बनाने, बायोगैस की स्लरी और बायोगैस सिलेंडर भरने में किया जाएगा। एक मिनट, मुझे इस फ्लोर क्लीनर वाले पॉइंट पर एक बहुत बड़ा संदेह है। क्या संदेह है? अगर हम इसे मार्केटिंग के नजरिए से देखें तो क्या गोमूत्र से बना फ्लोर क्लीनर वाकई प्रीमियम या हाई एंड अर्बन मार्केट में बड़े पैमाने पर बिक सकता है? मतलब शहरी उपभोक्ता जो विज्ञापनों में दिखने वाले केमिकल क्लीनर्स के आदी हैं, उन्हें इसके लिए मनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हाँ, ये तो है। क्या लोग अपने घरों के फर्श को गोमूत्र आधारित उत्पाद से साफ करना पसंद करेंगे?
खासकर जब बात खुशबू और सफाई की हो? यह एक बहुत ही तार्किक सवाल है और किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में ये शंका आना स्वाभाविक है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज के बाजार के ट्रेंड को देखें तो इको फ्रेंडली, ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री उत्पादों की मांग शहरी क्षेत्रों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ वो तो है, लोग अब केमिकल से बचना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, एफपीओ इसे सीधे गोमूत्र कहकर नहीं बेचेगा। तो कैसे बेचेंगे? इसे एक बायो एंजाइम बेस्ड फ्लो क्लीनर के रूप में ब्रांड किया जाएगा। पाइन या लेमन ग्रास जैसे प्राकृतिक अर्क मिलाकर इसकी गंध को पूरी तरह से एक प्रीमियम रिफ्रेशिंग खुशबू में बदल दिया जाता है। अच्छा, मतलब खुशबू भी अच्छी होगी। बिल्कुल। जो उपभोक्ता अपने घरों को रसायनों से मुक्त रखना चाहते हैं, खासकर जिनके घरों में छोटे बच्चे या पालतू जानवर हैं, हाँ, वे इन उत्पादों के लिए दोगुने दाम देने को तैयार रहते हैं। ये मार्केटिंग रणनीति तो बहुत ठोस लग रही है ना? लेकिन इन उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को बनाएगा कौन? मतलब एक ग्रामीण सेटिंग में जहां बड़ी मशीनें या विशेषज्ञ नहीं है, वहां ये हाई एंड क्वालिटी कैसे सुनिश्चित होगी? यहीं पर इस बिजनेस मॉडल की एक और खूबी सामने आती है। एफपीओ यह सारा काम खुद अपने कर्मचारियों से नहीं कराएगा। तो कौन करेगा? वे गोबर और गौमूत्र से जुड़े उत्पाद बनाने का काम स्थानीय स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आउटसोर्स करेंगे। लेकिन स्वयं सहायता समूहों उत्पाद की स्थिरता या कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखेंगे? एफपीओ इन महिलाओं और युवाओं को कड़े स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज की ट्रेनिंग देगा। अच्छा, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी? हाँ, उन्हें सटीक फॉर्मूला और कच्चा माल दिया जाएगा। वे केवल निर्माण का काम करेंगे, जबकि ब्रांडिंग, पैकेजिंग और क्वालिटी कंट्रोल एफपीओ के हाथ में रहेगा। वाओ, इससे तो एफपीओ का उत्पादन खर्च भी कम रहता है और मेहनत के एवज में स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होता है। बिल्कुल, ये एक विन विन सिचुएशन है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद अब उन आर्थिक आंकड़ों पर आते हैं जो इस मॉडल की सफलता को साबित करते हैं। हाँ, जो आंकड़े आपने शुरुआत में बताए थे। बिल्कुल। शोध में 100 गायों वाली एक गौशाला का एक बहुत ही विस्तृत वार्षिक बजट दिया गया है। 100 गायों को खिलाने का खर्च साल भर में लगभग 33,25,000 रुपए आता है। चिकित्सा, श्रम, बिजली और पानी मिलाकर गौशाला चलाने का कुल खर्च लगभग 49,80,000 रुपए प्रति वर्ष है। यानी मोटे तौर पे 50 लाख रुपए का सालाना खर्च। हाँ। अब इसके राजस्व या कमाई के मॉडल को देखते हैं। बताइए। जब इस पूरे कचरे और दूध को प्रोसेस करके वैल्यू एडेड उत्पादों के रूप में बेचा जाता है, तो इन उत्पादों से होने वाली कुल आय 73 लाख रुपए से ऊपर पहुंच जाती है। क्या बात कर रहे हैं? 50 लाख का खर्च और 73 लाख की कमाई? जी हाँ, और ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि वर्तमान बाजार मूल्यों पर आधारित एक गणित है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सरकार मनरेगा के तहत मिलने वाली लेबर और चारे की सब्सिडी पूरी तरह से रोक भी दे, तब भी ये गौशाला हर साल लगभग 23,30,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रही होगी। ये आंकड़ा इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। बिल्कुल। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे अब तक सिर्फ दान पर चलने वाला और खजाने पे एक लीकेज माना जाता था, वो अब 23 लाख रुपए का मुनाफा देने वाला उद्यम बन सकता है। सही कहा आपने। लेकिन मुझे स्रोत से ये भी समझ आया कि इस मॉडल में गौशाला की अर्थव्यवस्था सिर्फ जानवरों या उनके उत्पादों तक ही सीमित नहीं है। इसमें जमीन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हाँ, अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो एक गौशाला का मतलब केवल एक शेड और गाय नहीं है। तो और क्या है? सरकारी प्रावधानों के तहत एक मानक गौशाला के पास लगभग 12 एकड़ जमीन होती है। 12 एकड़? ये तो काफी जमीन है। बिल्कुल। और इस प्रोजेक्ट में उस जमीन का जो उपयोग बताया गया है वो सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। हाँ, रिपोर्ट के अनुसार इस 12 एकड़ जमीन का इस्तेमाल व्यावसायिक फसल उत्पादन के लिए किया जाएगा। लेकिन वे गेहूं या धान जैसी परंपरागत फसलें नहीं उगा रहे हैं। वे 6 एकड़ में बेबी कॉर्न उगाएंगे और बाकी 6 एकड़ में मौसमी सब्जियां। और बेबी कॉर्न को चुनने का भी एक खास कारण है। क्या? इसकी फसल साल में 4 बार ली जा सकती है। मुख्य बेबी कॉर्न को हाई वैल्यू बाजार में बेचा जाएगा, जिससे अच्छी नकदी आएगी। अच्छा। इसके अलावा बेबी कॉर्न से निकलने वाले सिल्क या रेशों को भी दवा कंपनियों को बेचा जा सकता है। वाओ, मतलब कुछ भी बर्बाद नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो है जिसे अक्सर कचरा समझ लिया जाता है। आप डंठल की बात कर रहे हैं? हाँ, बेबी कॉर्न की कटाई के बाद जो भारी मात्रा में
हरा डंठल और पत्ते बचते हैं उससे साइलेज में बदल दिया जाएगा। स्रोत के अनुसार इससे लगभग 180 कुंटल साइलेज तैयार होगा। एक मिनट, जो श्रोता इस तकनीकी शब्द से परिचित नहीं है उनके लिए यह स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। क्या साइलेज असल में हरे चारे को बिना हवा के फर्मेंट करके लंबे समय तक सुरक्षित रखने का एक तरीका है, ताकि ऑफ सीजन में भी गायों को पौष्टिक चारा मिल सके? ये बिल्कुल सटीक परिभाषा है। साइलेज बनाने से चारे के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं और ये गायों के लिए पचने में भी आसान होता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, ये 180 क्विंटल साइलेज सीधा गौशाला की गायों के चारे के रूप में इस्तेमाल होगा। क्या बात है, ये तो प्रकृति के जल चक्र की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। हाँ। मतलब जैसे समुद्र का पानी भाप बनता है, बादल बनता है, बारिश होती है और नदियों के जरिए वापस समुद्र में चला जाता है। सही कहा। यहाँ भी बिल्कुल वही हो रहा है। खेत में मक्का होगा, उसका बचा हुआ हिस्सा गाय के पास गया। हाँ। गाय ने उसे खाकर गोबर दिया, उस गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनी। हाँ। और वो खाद वापस उसी 12 एकड़ खेत में अगली फसल उगाने के लिए डाल दी गई। एकदम सही। किसी का कचरा दूसरे का कच्चा माल बन गया। इस पूरी प्रक्रिया में जरा भी बर्बादी नहीं है। इसीलिए इंटीग्रेटेड एग्रो बिजनेस मॉडल कहा गया है। ये व्यवस्था खुद को ही पालती है। ये सच में शानदार है। लेकिन इस पूरी योजना में एक और पहलू है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। वो क्या है? वो है मुनाफे के बंटवारे का गणित। अच्छा। इस पूरे उद्यम से जो 23 लाख से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा होगा, वो सिर्फ एफपीओ की जेब में नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा? एफपीओ अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए इस मुनाफे का केवल 50% हिस्सा रखेगा। सिर्फ 50%? बाकी 50% का बंटवारा कैसे होगा? मुझे लगता है यही इस मॉडल को सामाजिक रूप से इतना मजबूत बनाता है। बिल्कुल। मुनाफे का 25% हिस्सा सीधे उन स्वयं सहायता समूहों और कर्मचारियों को एक परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलेगा। वाह, जो वहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हाँ, इससे उन्हें बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। और बाकी बचे 25% का क्या? इसके अलावा 15% पैसा गौशाला के एक अलग रिजर्व फंड या आपातकालीन कोष में डाला जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कल को इमारत की छत टूट जाए या कोई बीमारी फैल जाए तो उन्हें चंदा मांगने या सरकारी ग्रांट का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सोच है। और अब आता है इसका सबसे क्रांतिकारी हिस्सा। मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। बचे हुए मुनाफे का 10% हिस्सा ग्राम पंचायत को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बिना किसी शर्त के दान किया जाएगा। 10% ग्राम पंचायत को? ये सुनने में एक छोटा हिस्सा लग सकता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस 10% के प्रभाव को जरा गहराई से समझें। हाँ, जो ग्राम पंचायत कल तक इस गौशाला को एक सिरदर्द मानती थी और मनरेगा के फंड के लिए कागजी कार्रवाई करती रहती थी, अब उसी पंचायत को बैठे बिठाए अपने गांव के विकास के लिए हर साल लाखों रुपए मिल रहे हैं। और ऐसा करने से एफपीओ ने उस जमीन और प्रोजेक्ट को लेकर किसी भी तरह की स्थानीय राजनीति या विरोध को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। बिल्कुल। जब पंचायत को मुनाफा मिलने लगता है तो वे खुद इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा करेंगे। हाँ, ये मुनाफे का बंटवारा समुदाय के अंदर एक जबरदस्त ओनरशिप या स्वामित्व की भावना पैदा करता है। ये एक बहुत ही शानदार व्यावसायिक रणनीति है ना? लेकिन देखिए, कागज पर बनाए गए बेहतरीन प्लान अक्सर जमीन पर उतरते वक्त संसाधनों की कमी के कारण दम तोड़ देते हैं। ये भी एक कड़वा सच है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है अगर इसे शुरू करने के लिए शुरुआत में पैसा और कानूनी सुरक्षा ही न हो? इस 50 लाख रुपए के बड़े प्रोजेक्ट को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? स्रोत ने इसके कार्यान्वयन और फंडिंग की व्यवस्था को बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक तरीके से रेखांकित किया है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कुल 49,50,000 रुपए की आवश्यकता है। इसे 3 अलग-अलग हिस्सों में जुटाया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा खर्च तो शायद प्रोसेसिंग मशीनरी का ही होगा, जिससे घी, फ्लोर क्लीनर और बाकी उत्पाद बनेंगे। बिल्कुल। मशीनरी और प्लांट सेटअप के लिए लगभग 30 लाख रुपए की जरूरत है। तो ये 30 लाख कहाँ से आएंगे? इसके लिए एफपीओ सरकारी योजनाओं जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत रियायती बैंक लोन ले रहा है। अच्छा। इसके अलावा इसे किसी बड़े कॉर्पोरेट के सीएसआर फंड यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के जरिए भी जुटाने का प्रयास किया जा सकता है। चलिए, मशीनरी का इंतजाम तो हो गया, लेकिन रोजमर्रा के खर्चों का क्या? मतलब कर्मचारियों की सैलरी, कच्चा माल खरीदना, बिजली का बिल, इन सब के लिए भी तो शुरुआत में नकद पैसा चाहिए होगा ना? उसके लिए 12.5 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। अच्छा,
और जो लोग बैंकिंग की भाषा नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि इसके लिए वे बैंक से कैश क्रेडिट लोन की सुविधा लेंगे। बिल्कुल। ये किसी आम लोन की तरह नहीं होता, बल्कि एक व्यापारिक क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है, जहां आप जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं और जब माल बिक जाए तो वापस जमा कर सकते हैं। ये रोजमर्रा के संचालन को सुचारू रखने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तो बाकी बचे पैसों का क्या? और अंत में जो पुरानी पड़ी गौशाला की मरम्मत और उसकी फेंसिंग यानी चारदीवारी करने का खर्चा है, उसके लिए करीब 7 लाख रुपए की जरूरत है। वो कहाँ से आएगा? ये पैसा मनरेगा ग्रांट के जरिए लिया जाएगा, जो कि पहले से इस काम के लिए आवंटित होता है। ठीक है, तो फंडिंग का मॉडल तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया, लेकिन इसमें कानूनी पेचीदगी भी हो सकती है। वो कैसे? वो जमीन तो ग्राम पंचायत या सरकार की है ना। हाँ। कल को अगर ये मॉडल बहुत सफल हो जाए और पंचायत ये कह दे कि ये हमारी जमीन है, एफपीओ बाहर निकले, तो ये सारा निवेश खतरे में पड़ जाएगा। ये तो है। कानूनी रूप से ये व्यवस्था कैसे टिकेगी? इस जोखिम को टालने के लिए एक बहुत ही मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। स्रोत बताता है कि इसके लिए एक 3 साल का त्रिपक्षीय समझौता यानी ट्राइपोर्टाइट MOU साइन किया जाएगा। इसमें कौन कौन शामिल होगा? इसमें 3 पार्टियां शामिल होंगी, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत और FPO। अच्छा, तो इस त्रिपक्षीय समझौते में हर पार्टी की भूमिका बिल्कुल साफ है। बिल्कुल। जिला प्रशासन इस पूरे प्रोजेक्ट को कानूनी सुरक्षा और निगरानी देगा। पंचायत अपनी जमीन और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगी और FPO अपनी व्यावसायिक विशेषज्ञता, निवेश और सप्लाई चेन लेकर आएगा। सही कहा। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो किसी एक का एकाधिकार नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। और 3 साल बाद जब ये गौशाला पूरी तरह से वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगी, तो वो FPO के एक स्वतंत्र भागीदार के रूप में काम करना जारी रख सकेगी। वाओ! अगर हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष पर नजर डालें, तो ये सिर्फ एक गौशाला को बचाने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी पार्टनरशिप का एक ऐसा बेहतरीन उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे एक मृत पड़े सरकारी ढांचे में सही नियत और एक प्रोफेशनल बिजनेस प्लान के साथ नई जान फूंकी जा सकती है। एकदम सही। एक ऐसा स्थान जिसे अब तक सिर्फ दान पर निर्भर रहने वाला और अर्थव्यवस्था पर एक बोझ माना जाता था, वो अब एक ऐसा सफल मॉडल बन रहा है जो कई मोर्चों पर काम कर रहा है। हाँ। ये लावारिस पशुओं की गंभीर समस्या को सुलझा रहा है, किसानों की आय बढ़ा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ग्रामीण स्तर पर रोजगार पैदा कर रहा है। बिल्कुल, रोजगार एक बहुत बड़ा पहलू है। स्रोत के अनुसार ये अकेला प्रोजेक्ट 15 लोगों को फुल टाइम नौकरी और 15 लोगों को पार्ट टाइम या संविदा पर काम देगा। एक गांव के स्तर पर 30 नौकरियां बहुत बड़ी बात है। और ये सब करते हुए ये सुरक्षित, रसायन मुक्त सब्जियां और उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पाद भी बाजार में ला रहा है। हाँ, बिल्कुल। वैल्यू चेन मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी ने दया और दान के केंद्र को ग्रामीण अर्थशास्त्र के एक शक्तिशाली इंजन में बदल दिया है। और ये पूरी प्रक्रिया हमारे सामने एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाती है। वो क्या? सोचिए, अगर FPO, मूल्यवर्धन और सर्कुलर इकोनॉमी का ये शानदार व्यावसायिक मॉडल हमारी जर्जर गौशालाओं की काया पलट कर सकता है, तो क्या इस नजरिए को उन अन्य संघर्षरत सामुदायिक संसाधनों पर लागू नहीं किया जा सकता जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है? ये एक बहुत ही बड़ा और प्रासंगिक सवाल है। क्या शहरों और गांवों के विफल होते स्थानीय कचरा प्रबंधन सिस्टम के लिए इसी तरह का कोई आपूर्ति श्रृंखला मॉडल नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। या फिर ग्राम पंचायत के उन सूखे और प्रदूषित तालाबों के लिए जो सालों से सिर्फ सरकारी अनुदान और सफाई अभियानों की राह देखते रहते हैं। सही बात है। शायद हमारी बहुत सी बुनियादी ढांचागत समस्याओं का असली समाधान केवल दान, सब्सिडी या पुण्य में नहीं, बल्कि सही वैल्यू चेन मैनेजमेंट, जवाबदेही और एक पेशेवर दृष्टिकोण में छिपा हुआ है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को सिर्फ खड़ा कर देना काफी नहीं है। उसे टिकाऊ बनाए रखने के लिए उसका अपना एक अर्थशास्त्र होना जरूरी है। बिल्कुल। इस गहन चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर और इन नए दृष्टिकोणों पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।